नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां इस वक्त उत्तराखंड में मानसून सत्र की कार्रवाई चल रही है और आज छठा दिन है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और सदन की कार्यवाही चल रही है। इस वक्त राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की गई है। इस दौरान आज विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी उपस्थित रहे हैं और इसी के साथ राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा हुई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज बेहद अहम दिन है क्योंकि आज कई मुद्दों पर चर्चा की गई और लक्ष्य रखा गया है विकास के मुद्दों का, और साथ ही आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी उपस्थित रहे हैं और चर्चा की गई है तमाम चीजों पर। इस चर्चा में कई सुझाव भी सामने आए और उसकी रिपोर्ट लोकसभा को भी भेजी जाएगी। ये जानकारी भी सामने आ रही है क्योंकि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद रहे। साथ ही साथ भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए यह सुझाव प्रदेश के विकास का खाका भी तैयार करेंगे। जो सुझाव आज रखे गए हैं तमाम विधायकों की तरफ से, ये जानकारी भी सामने आई है। आज चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया क्योंकि आज छठा दिन है और बेहद अहम आज का दिन माना गया। राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की गई आज कि किस तरीके से उत्तराखंड का विकास किया जाना है। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, चाहे वो सड़कें हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से तमाम प्रस्तावों को भी रखा गया। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। धीरेन्द्र, आज छठा दिन उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र का, आज क्या कुछ रहा? उनका मैं बता दूं कि पहले 5 दिन का ही ये सत्र होने वाला था और एक दिन इसको एक्सटेंड किया यहाँ के विधायकों और यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष है प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति से, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस एक दिन के एक्सटेंशन को माना और सतत विकास, राज्य के सतत विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया आज के सत्र में और उसको कैसे हासिल किया जाएगा उसका एक रोड मैप भी सदन के पटल पे रखा गया। सोनिका, तो यह एक कह सकते हैं कि अनोखी पहल है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य के सतत विकास को लेकर के विशेष सत्र को एक दिन के लिए विशेष तौर पे बढ़ा दिया गया। तो आप समझ सकती है कि आज की जो चर्चा थी, जो विषय था, वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है राज्य के लिए, क्योंकि जो रोड मैप सरकार ने तैयार किया है, जो 17 बिंदु उन्होंने रखे हैं कि इनके राज्य का विकास किया जाएगा सतत रूप से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के भविष्य के लिए है, राज्य के विकास के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है सोनिका। और उसके अभी भोजनावकाश के बाद फिर से चर्चा होगी और आज का जो सत्र है बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चला। तमाम विधायकों ने बिल्कुल मुक्त कंठ से अपनी बात को रखा और अपने विजन को रखा कि उनके मन में किस तरह का विजन है राज्य के विकास को लेकर के सोनिका। तो धीरेन्द्र, आज जितने भी अहम मुद्दों पे बातचीत की गई, चर्चा की गई विकास के मुद्दों को लेकर, क्या ये माना जाए कि भविष्य में जो सरकार आएगी उसके लिए भी लाभदायक रहेगा? बिल्कुल सोनिका, देखिए सदन में जो चर्चा होती है वह एक संस्था के तौर पे होती है, यानी जो विधानसभा है यह कंटिन्यू रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टियां बदलती रहती सत्ता में, लेकिन जब एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो जो भी सरकार आएगी, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, उसके लिए यह लक्ष्य प्राथमिकता होंगे, क्योंकि इसी सदन में उस सरकार को फिर इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करना होगा। इनका जो रोड मैप सरकार ने आज रखा है, पूरे विधानसभा के सदस्यों ने, विधायकों ने रखा है, उस पर क्या गति प्रगति हुई, कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही, किस तरह से उसे हासिल किया जाएगा, कितने समय में किया जाएगा, इन सब मुद्दों पे आगे आने वाली सरकार को अपना जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह सकते हैं या प्रगति रिपोर्ट कह सकते हैं, उसको सदन के पटल पे रखना होगा। और सदन जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या जो भी आगे होंगे वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो निश्चित रूप से राज्य के विकास के लिए यह बहुत ही अहम होने जा रहा है सोनिका। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र रहा और बेहद अहम आज का दिन रहा। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के कार्यालय पहुंचे, प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और वहां पहुंच करके मुख्यालय में आयोजित किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। दरअसल यूपी के पूर्व सीएम के लिए यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम को प्रदेश पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। दरअसल
बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने का इस वक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। तमाम राज्यों में देखा जा रहा है। ऐसे बीच उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम जानकारी उनसे लेंगे। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा, आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई बीजेपी कार्यालय पर, क्या कुछ इस दौरान देखा गया, किस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई कल्याण सिंह को? बिल्कुल सोनिका, कांग्रेस बीजेपी के जो स्टालवर्ट लीडर थे, संस्थापक सदस्यों में से थे कल्याण सिंह, अब स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए। उनको लेकर के जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो यहाँ भी तमाम बड़े नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उनको अपने अपने तरीके से याद किया था। आज बाकायदा भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं कई वहां पे उपस्थित रहे और उन्होंने कल्याण सिंह को अपने अपने तरीके से याद किया और श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके अब तक के राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुजरा है। इनकी पढ़ाई लिखाई वहां हुई, छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे और उसके बाद उनकी जो राजनीतिक शुरुआत भी हुई है वो लखनऊ से हुई है। तो उनको लेकर के तमाम कई सारी स्मृतियां उनके मन में थी, उन्होंने उन सबको याद किया और बहुत ही भाव विभोर भावुक होकर के उन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह को स्मरण किया, याद किया और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह से बीजेपी के अन्य नेताओं ने उनके समय में किए गए कार्य, राम मंदिर आंदोलन के समय में उनके द्वारा बरती गई सक्रियता और खासकर जब बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ उस समय किस तरह से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जैसे पद को ठोकर मार दी थी, तत्काल इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था और खुले मंच से ये कहा था कि राम मंदिर के लिए वो ऐसे 10 बार मुख्यमंत्री के पद पर ठोकर मार सकते हो। तो इन सारी चीजों को बहुत शिद्दत से, बहुत भावुकता से सोनिका वहाँ याद किया गया और स्वर्गीय कल्याण सिंह को वहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। धीरेन्द्र, अगर कल्याण सिंह की बात करें, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, अगर आप बयां करना चाहेंगे तो किस तरह करेंगे? बिल्कुल, जो बीजेपी के नेताओं की वहाँ की बात का अगर लबोलुआब जो निकला वो यही था कि कल्याण सिंह का जो जीवन था उससे राजनीति में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। किस तरह से पार्टी के प्रति निष्ठा, किस तरह से संगठन को बनाना, सांगठनिक निष्ठा और किस तरह से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। बहुत सारे वक्ताओं ने वहाँ ये भी बताया कि किस तरह से कल्याण सिंह जो कार्यकर्ता मेहनती होता था, जो लगातार अपना समय देता था, अपना जीवन लगाता था, उसकी व्यक्तिगत चिंता करते थे। वो मुख्यमंत्री थे उस समय भी एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे और जब वो अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत में जब वो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, तब भी उन्होंने किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया और एक ऐसे समय पे पार्टी को ऐसे स्थान पे ले आए जहाँ से पार्टी लगातार फिर सत्ता में आने लगी और आज उनके ही बनाए हुए संगठन के लोगों की वजह से पार्टी आज वहाँ सत्ता में है। और किस तरह से उन्होंने इस संगठन को खड़ा किया और एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते थे सोनिका, और राजनीति में सिद्धांतों पर किस तरह से अडिग रहा जाता है, इन सब बातों को भी वहाँ पे याद किया गया। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से श्रद्धांजलि सभा रखी गई है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है, अब तबाही का मंजर देखा जा रहा है और कुदरत तबाही मचा रही है। देहरादून ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल इस वक्त ढह गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लोग जान बचाने के लिए गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं। दर्जनों गाड़ियां तकरीबन जानकारी के अनुसार इस वक्त पुल के नीचे बह गई है और पुल की उम्र 100 साल है, लेकिन 50 साल में ही पुल धराशायी हो गया है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला ये पुल ढह गया है। तस्वीर के दोनों तरफ देखिए, एक पुल का इधर का हिस्सा, दूसरी तरफ का हिस्सा, जहां से गाड़ियां वापस लौटती नजर आ रही है और जिस तरीके से लोग भागते नजर आ रहे हैं गाड़ियों से निकल करके, क्योंकि जानकारी ये सामने आई है कि कई लोग भी नीचे फंस गए और कई गाड़ियां इस वक्त पुल के नीचे फंस गई हैं पुल के ढहने की वजह से। और ये कहा गया है कि पुल तकरीबन 100 साल की उम्र का है, लेकिन 50 साल में धराशायी हो गया है। इससे प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं। जिस तरीके से तेज बारिश चल रही है, ऐसे में पुल का ढह जाने से, क्योंकि ये जानकारी सामने आई है कि 100 साल का पुल की उम्र बताई गई, लेकिन 50 साल में ही पुल धराशायी हो गए हैं। तस्वीर आप देखिए कितना भयंकर ये नजारा, क्योंकि जिस वक्त लोग इस पुल पे चल रहे होंगे और अचानक से पुल का ढह जाना, मानो मौत सामने आ गई हो। उत्तराखंड में तबाही का मंजर लगातार देखा जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का
अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। भारी बारिश से नेशनल हाईवे और कई सड़कें बंद हो गई हैं इस वक्त, और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग लोगों से अपील भी कर रहा है कि लोग सावधान रहे, सतर्क रहे, खासकर पहाड़ी इलाकों में जाने से बचे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है, तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। कई जगह सड़कें डूब गई है, कई जगह पुल टूटे हुए नजर आ रहे हैं, और नदियां इस वक्त उफान पर हैं। नदियों का पानी जलस्तर बढ़ने से सड़कों तक पहुंच गया है, मलबे सड़कों तक आ गए हैं, और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग सतर्क रहे और सावधान रहे। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि सबसे ज्यादा असर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है। भौगोलिक क्षेत्र उत्तराखंड का देखा जाए तो पहाड़ी इलाका है, ऐसे में बेहद नुकसान होता है जब तेज बारिश देखी जाती है, क्योंकि निचले इलाके में बात की जाए तो पानी भर जाता है। इसी में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बद्रीनाथ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। सड़क पर मलबे के कारण मार्ग को बंद कर दिया गया है। दरअसल मलबा सड़क तक पहुंचने लगे हैं, जिस वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद किया गया। बद्रीनाथ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, और इसी के साथ रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन भी ठप हो गया है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग उपयोग करने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार तेज बारिश के दौर चल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है सड़कों को हो रहा है। कई सड़कें टूट गई हैं, कई सड़कों पे मलबा भर गया है। लोग बेहद परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन भी ठप हो चला है। बड़ी जानकारी ये सीधे उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है। बद्रीनाथ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करा दिए गए हैं, क्योंकि सड़कों पर मलबे के कारण ये मार्ग बंद कराए गए हैं। रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन भी ठप हो गया है, क्योंकि आवागमन बेहद ही मुश्किल हो चला है उत्तराखंड में। जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है, देखा जा रहा है कि लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो चला है, साथ ही लोगों की जीविका पर खतरा मंडराने लगा है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से सड़क को बंद किया गया, हालांकि खोलने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात है, और लोगों को इस रास्ते से आवाजाही न करने की सलाह दी गई है। रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन भी ठप कर दिया गया। पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ दरकने से जिस तरीके का नुकसान उत्तराखंड में इस वक्त देखा जा रहा है, तबाही जो कुदरत की तरफ से मचाई जा रही है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। धनराज, जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है, क्या हालात इस वक्त आप देख रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल। यदि बारिश की बात करें तो लगातार पिछले कुछ समय से बारिश उत्तराखंड में अपना कहर बरसा रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, और तमाम जो कुछ पुल भी टूटे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि कल एक पुल धराशायी हो गया था, कि ये रानी पोखरी में पुल है जो धराशायी हो गया था, और काफी वाहन भी इस पुल के अंदर गिर गए हैं, क्योंकि जब ये पुल रास्ता चल रहा था तो तभी अचानक ये पुल टूटा है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो वाहन है वो वहां पर गिरे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों में भगदड़ मचती हुई नजर आई, कि जिस तरीके से लोग भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो एक बड़ा ही दुखद घटना ये यहाँ पर घटी है। और वहीं यदि बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग भी लगातार हाई अलर्ट जारी कर रहा है, कि हाल ही में मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में फिर भारी से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आने वाले 1-2 दिन में कहीं ना कहीं जरूर राहत जरूर मिलेगी, कि बारिश कम होगी। लेकिन आज की बात करें तो आज का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं एक भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं, उनको सलाह दी है कि वो पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा ना करें, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र एक संवेदनशील एरिया माना जाता है, कि तमाम पहाड़ टूटते हैं और भूस्खलन के मामले सामने आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान होने की संभावना रहती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही एक अलर्ट जारी कर दिया है कि कोई भी यात्री पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा न करे और उससे बचे। जी धनराज, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कुछ ऐसे जिले भी है जहां पर तेज बारिश हो सकती है। ऐसे कौन से जिले हैं जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है? सोनिका, बिल्कुल ऐसे कई जिलों के लिए भारी अलर्ट जारी किया गया है, जैसे नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, इस तरह के जिले हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के जिले हैं, उनमें अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है।
और ये जानकारी भी दीजिएगा कि एहतियातन के तौर पर प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि तबाही का मंजर साफ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट रहने की बात कही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर भी आ रहा है कि तमाम जो रास्ते हैं, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, हम गंगोत्री की बात करें, तो तमाम रास्तों पर मलबा जरूर आया हुआ है और उनको हटाने के लिए प्रशासन लगातार काम भी कर रहा है, कवायद भी लगातार जारी है। कि जिस तरीके से देखा जाए कि आपने देखा जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि उसमें जेसीबी किस तरीके से जो रोड बंद है उनको खोलने की कवायद कर रही है और तमाम जो मलबा सड़कों पर आया है उसको हटाने की कवायद जारी है। धनराज से बद्रीनाथ और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है, जिसके चलते रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन भी ठप हो गया है। तो कैसे आवागमन संभव हो पा रहा है अब? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से जो बद्रीनाथ हाईवे है वो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी से मलबा रोड पर आया है उसके चलते रोड बंद हो गए हैं, जिसके लिए प्रशासन ने एक वैकल्पिक रास्ता अपनाने की बात जरूर की है। सभी यात्रियों से आग्रह भी किया है कि अभी वो पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा न करें और यदि करना भी है तो किसी को जरूरी काम है तो वो तभी निकले घरों से और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले वैकल्पिक मार्ग हैं उनका प्रयोग करें और मेन रास्तों से ना निकले, क्योंकि जो मेन रास्ते हैं वो अधिकतर बंद चल रहे हैं। बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो मलबा है वो पहाड़ी का वो रोड पर आ चुका है और जिसको हटाने की कवायद भी प्रशासन लगातार कर रहा है, जिसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी बनाया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो रोडवेज बसें हैं या प्राइवेट बसें हैं उनका संचालन भी ठप कर दिया गया है। जी ठीक है धनराज, हमारे साथ आप बने रहिए। एक बीच एक जानकारी सामने आ रही है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और एसडीएम को निर्देश दिए कि तत्काल चैनलाइजेशन और सुरक्षा दीवार का कार्य करवाया जाए। ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात करी लोगों से और स्थानीय लोगों से भरोसा भी दिलाया है। धनराज, कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, क्या हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, उनकी तरफ से क्या इंतजाम करवाए गए हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश बनी हुई है तो कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है और तमाम क्षेत्र ऐसे हैं देहरादून के अंदर भी कि तमाम क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जिसका दौरा आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका दौरा किया है और साफ तौर पर वहां पर जो भी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के आश्वासन और मदद करने का आश्वासन लोगों को दिया है। उन्होंने जनता से जब मुलाकात की तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जल्द से जल्द आपको मदद दी जाएगी और जिस तरह की भी मदद होगी, चाहे वो पैसे की मदद हो या राशन की मदद हो या फिर मुआवजे की मदद हो, वो तमाम मदद करने का आश्वासन गणेश जोशी ने दिया है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे रुक करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और भू आदेश अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है। साथ ही वाद्य यंत्र की धुन पर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच भी किया। पुलिस ने मार्ग बंद करने की रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के बीच झड़प भी देखी गई। उत्तराखंड में भू कानून की मांग लगातार तेज होती जा रही है। युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। भू कानून की मांग को लागू करने को लेकर भू अध्यादेश अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और वाद्य यंत्र की धुन पर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा को कूच किया है। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र चल रहा है। इस दौरान युवाओं की तरफ से भू कानून के लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम अपडेट्स के साथ। विशाखा, जिस तरीके से युवाओं की तरफ से भू कानून के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सोनिका, उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से देवस्थानम बोर्ड और भू कानून, ये जो दो ज्वलंत मुद्दे एक तरीके से कहे जा रहे हैं और इन दोनों पर ही जनता के, उत्तराखंड राज्य की जनता के लगातार विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। बात करें भू कानून को लेकर उठने वाली मांगों की तो केवल राजधानी देहरादून ही नहीं और अन्य पहाड़ी जिले ही नहीं बल्कि दिल्ली तक उत्तराखंड की जो जनता है, पहाड़ी जो जिलों में रहने वाले लोग हैं खास तौर पर, उनके द्वारा दिल्ली में भी कई धरने प्रदर्शन किए गए। इसी के साथ साथ जो सेलिब्रिटीज उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं उनके द्वारा भी सोशल मीडिया पर एक तरीके से यह अभियान छाया हुआ है और कई जगहों पर यह मांग रखी गई है। और जिस तरीके से उत्तराखंड में भू कानून की जो मांग है वो लगातार तेज हो रही है, जिसके बाद इस विधानसभा सत्र में
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा गया है कि कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व जो सचिव है, मुख्य सचिव सुभाष कुमार, उनको बनाया गया है और अन्य जो इस कमेटी की जो मेंबर होंगे उनकी जो नामों की घोषणा है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा जल्द की जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सत्ता में आते ही, कुर्सी संभालते ही उन्होंने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड और भू कानून, इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार की जो भी जो एक्शन लिए जा सकेंगे वो लिए जाएंगे, क्योंकि हिमालय राज्यों की तर्ज पर जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता भू कानून बनाने की मांग कर रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग पहाड़ी जिलों में रहते हैं उनके लिए यह एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों से पलायन हो रहा है और बाहरी लोग आकर यहाँ की जो जमीनें हैं वो खरीद रहे हैं, जिस वजह से उत्तराखंड की संस्कृति, लोक संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए खासतौर पर पहाड़ी जिलों से यह मांग उठकर सामने आई है कि हिमालय राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी ऐसा भू कानून होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को ही, यहाँ की जो जमीनें हैं, मालिकाना हक यहाँ के लोगों का ही रहे। और बात करें हिमालय राज्यों की तर्ज पर भू कानून बनाने की, तो सोनिका, जिस तरीके से हिमालय राज्यों में अगर हम भू कानून की बात करते हैं तो वो अंग्रेजी व्यवस्था से चला आ रहा है और उस तरीके का कानून उत्तराखंड में बनाना इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी या पॉसिबल नहीं हो सकता है। हालांकि सरकार के द्वारा जो प्राथमिकता दिखाई गई है, तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में हमें इसका परिणाम देखने के लिए मिले, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड में लगातार जारी है और चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा गरमा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की, जनता की जिस तरीके से मांग उठ रही है उसको लेकर सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है और हो सकता है चुनाव से पहले कोई बड़ी जो वादा है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाए। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, किस तरीके से भू कानून के मुद्दे को लेकर युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसके बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि उधम सिंह नगर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। एक लड़की को उसके फुफेरे भाई ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। युवती ने जब थाने में इसकी शिकायत की तो उसे धमकाकर भगा दिया गया। एक सप्ताह बाद एसएसपी ने शिकायत करने पर मामला दर्ज किया, लेकिन 1 महीने बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस की लापरवाही से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। लगातार देखे जाते हैं ऐसे मामले सामने आते हैं और अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद ही शर्मसार करने वाला है, जहां एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है। एक लड़की को उसके फुफेरे भाई ने अपने शिकार बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवती ने जब थाने में इसकी शिकायत दर्ज की तो उसे धमका कर भगा दिया गया, लेकिन 1 हफ्ते बाद एसएसपी से शिकायत करने पर मामला दर्ज तो किया गया, लेकिन 1 महीने बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और जिसके चलते पुलिस की लापरवाही को देखते हुए इस युवती ने आत्महत्या कर ली। बेहद ही शर्मसार ये मामला, इससे प्रशासन में सवाल खड़े होते हैं। लगातार देखा जाता है कि आज आए दिन लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ रेप होते हैं और जब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती और अगर सुन भी ली जाती है तो इस पर कार्रवाई नहीं की जाती। अब इस युवती ने परेशान होकर अंतिम में आत्महत्या कर ली है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसकी मौत का जिम्मेदार कौन, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अपने ही फुफेरे भाई के दुष्कर्म का शिकार हुई लड़की अंत में आत्महत्या कर ली है। 12 तारीख की बात है, रात 1:30 बजे की। सागर नारंग मेरे घर पे दीवार कूद के आए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत छेड़छाड़, बदतमीजी करी और उसके बाद रेप करने का प्रयास करा और उसने ये भी बोला कि अभी तो ये कोशिश है और उसके बाद मैं कर भी सकता हूँ। और उसने मारा पीटी भी साथ में करी और मेरे अभी ये हाथ पे निशान है, ये चाकू से वार भी करा और शीशे से वार भी करा उसने। मेरे 5 महीने हो गए, पापा खत्म हो गए। हम 2, मेरी मम्मी हैं, उनको आंखों से बहुत कम दिखाई देता है। मेरी मम्मी और मैं, हम 2 अकेले घर पे रहते हैं। उसके बावजूद मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे यहाँ गदरपुर आने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। एसओ सर मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे रोज डेली आके बहुत थक हार चुकी हूँ। तो प्लीज मेरे को इंसाफ चाहिए और मेरे साथ बिल्कुल इंसाफ दिलाइए और मैं बहुत थक हार चुकी हूँ। बहुत आपका आभारी हो गया कि मेरे को इंसाफ चाहिए यहाँ पे आके। और एसओ सर मेरे कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। यहाँ आती हूँ और आए दिन मेरे साथ यही नाइंसाफी होती है और इसमें मेरे कोई भी हेल्प नहीं हो पा रही है। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना जारी है
और जो बाउंड डाउन भी रहता है विवेचना समयावधि में पूर्ण कर दी जाएगी। जो न्याय संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उसमें युवती द्वारा आरोप लगाया गया था कि छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच चल रही है। तथ्यों के आधार पर अरेस्टिंग होगी। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।